चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत ने यूक्रेन में फंसी पाकिस्तानी लड़की सहित 9 बांग्लादेशी लोगों को भी किया रेस्क्यू। पीएम शेख हसीना बोली, थैंक यू मोदी जी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाउस ऑफ कॉमन्स को किया संबोधित, कहा रूस को आतंकवादी देश घोषित करें, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, यूपी में 400 कंपनी समेत 70,000 सिविल पुलिस कर्मी तैनात। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए लड़ाकू विमान देने से किया इनकार, बाइडेन ने पोलैंड के प्रस्ताव को ठुकराया। भारत से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जा रही मदद, 2000 मीट्रिक टन गेहूं की तीसरी खेप रवाना। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर हमला, कहा यूक्रेन में कभी नहीं होगी रूस की जीत, शहर कब्जा लेंगे लेकिन पूरा देश नहीं संभाल पाएंगे। पीएम मोदी 11 मार्च से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को लेकर दिया बड़ा बयान, जानेंगे सरकार की क्या है प्लानिंग। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, पिछले 32 सालों से थे जेल में। भारत ने यूएनएचआरसी में चर्चा के दौरान कहा, आतंकवाद को खत्म करने की वैश्विक मांग को पूरा करने में असफल रहा पाकिस्तान। यूपी में केंद्रीय बल के पहरे में होगी मतगणना, रिजल्ट आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा, सिर्फ मोदी सरकार ही अपने लोगों को वापस लाने का कर रही बंदोबस्त, बाकी सब भगवान भरोसे। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको ने भी बंद किया कारोबार। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट्स को दी बड़ी राहत, ब्याज सब्सिडी स्कीम की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाई। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिया मंत्र, तेज विकास के लिए इन सेक्टर को जमकर लोन बांटे बैंक, जाने पूरी डिटेल। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच सोने चांदी में आया जबरदस्त उछाल, गोल्ड 55,000 के पार, सिल्वर की भी बढ़ी चमक। केंद्रीय कैबिनेट ने लैंड मोनेटाइजेशन के लिए एनएलएमसी के गठन को दी मंजूरी, सरकारी कंपनियों की जमीन होगी मोनेटाइज। यूपी में लग सकता है महंगी बिजली का झटका, वोटिंग खत्म होते ही कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए शुरू की प्रक्रिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा आधुनिक भारत कांग्रेस की देन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,575 नए मामले आए सामने, लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से कम, 145 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा धन बल के माध्यम से सरकार बनाने की हो रही कोशिश। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा जब जनता ने कर दिया दफा तो अब ईवीएम हो गई बेवफा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले ईवीएम में धांधली का लगाया आरोप, एग्जिट पोल पर उठाए गंभीर सवाल। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था, सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में किया ऐलान। सूबा सपा के प्रमुख ओपी राजभर ने कहा, हमारे गठबंधन से घबरा गई भाजपा, हताश होकर ईवीएम में की जा रही गड़बड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय राउत को लिखी चिट्ठी, कहा आपको निशाना बनाने वाली जांच एजेंसियों की निंदा करता हूं। मुश्किल में पाक पीएम इमरान खान, पाकिस्तान के विपक्षी नेताओं ने नेशनल असेंबली सचिवालय में पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। यूपी में ईवीएम पर बवाल, अखिलेश के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दी सफाई, कहा ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाई गई ईवीएम। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के विपक्ष के हंगामे के बीच पेश किया बजट, प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का आरोप, भाजपा नेताओं को फंसाने के लिए उद्धव सरकार राज्य एजेंसियों का कर रही दुरुपयोग।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अध्यक्ष को किया तलब, स्पीकर ने मिलने से कर दिया इनकार। झारखंड में एग्री स्मार्ट विलेज योजना के तहत कृषि को मिलेगा बढ़ावा, समृद्ध बनेंगे किसान। बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी शुरू, 16 मार्च तक नामांकन, 4 अप्रैल को होगी वोटिंग, 7 को आएंगे परिणाम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा, कोई भी पंजाबी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करता, इस पर लगे रोक। बंगाल में विधायकों के सस्पेंशन के खिलाफ बीजेपी ने विधानसभा में किया हंगामा, ममता बनर्जी के सामने आया जय श्री राम का नारा। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा कर्मियों की मृत्यु पर परिजनों को मिलेगा 5 लाख का मुआवजा। आईपीओ में व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं निवेश, जियोजित कंपनी ने शुरू की सर्विस, जानिए पूरा प्रोसेस। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 मार्च तक टली। राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री का ऐलान, कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए सरल बनाएंगे पेयजल कनेक्शन पॉलिसी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का बेरोजगारों के लिए बड़ा ऐलान, कहा राज्य में 91,142 पदों पर की जाएगी भर्ती। बिहार में शराब पीकर पकड़े गए तो नहीं जाना होगा कोर्ट, नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी कानून में संशोधन को दी मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सपा सांसद आजम खान को मिली जमानत, रिहाई के लिए करना होगा इंतजार। यूपी में 10 मार्च को जीत के जश्न में सियासी होली की तैयारी, बाजारों में केसरिया और लाल गुलाल की भारी डिमांड। आईसीसी ने क्रिकेट के नियमों में किए कई बड़े बदलाव, अब गेंद पर कभी थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज, मार्केटिंग पर नहीं उठेंगे सवाल। शेयर बाजार में आई तेजी, शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 47 अंक ऊपर चढ़ा, निफ्टी भी 16,154 पर पहुंची। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा बने नंबर 1, विराट कोहली ने रोहित शर्मा को पछाड़ा। अभिनेता अक्षय कुमार और कपिल शर्मा के बीच की दूरियां हुई खत्म, जल्द शो पर साथ आएंगे नजर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल को लेकर दिया बड़ा बयान, जानिए सरकार की क्या है प्लानिंग। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई और संकेत दिया है कि केंद्र सरकार वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा आयोजित एक संवाद सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निश्चित रूप से इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर होगा। उन्होंने कहा कि भारत कच्चे तेल की कुल जरूरत का 85% से अधिक हिस्सा आयात से पूरा करता है और जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो यह चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि तेल विपणन कंपनियां 15 दिन के औसत के आधार पर खुदरा कीमतें तय करती हैं, लेकिन हम जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वे औसत से परे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कच्चा तेल पाने के लिए किसी वैकल्पिक स्रोत की तलाश कर रही है, लेकिन साथ ही कहा कि वैश्विक बाजार के सभी स्रोत समान रूप से अकल्पनीय हैं। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पहले से ही जीएसटी परिषद में है। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिया मंत्र, तेज विकास के लिए इन सेक्टर को जमकर लोन बांटे बैंक, जाने पूरी डिटेल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेज विकास दर हासिल करने और इकोनॉमी को महामारी महंगाई के दबाव से बाहर लाने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि तेज आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पीएम मोदी ने बैंकों से अपील करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े बिजनेस को जितना हो सके आर्थिक मदद दें। इसके अलावा शून्य कार्बन उत्सर्जन जैसे प्रोजेक्ट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतरिक्ष निर्यात और स्टार्टअप को भी बड़ी संख्या में लोन दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप, निर्यात और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े नए उद्यमों को सहारे की जरूरत है। बैंकों को इन्हें आगे बढ़ाने की बड़ी भूमिका निभानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि बैंकों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े बिजनेस को तत्काल लोन देना चाहिए। इसके अलावा मधुमक्खी पालन, वेयर हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पादों की ढुलाई जैसे बिजनेस को बढ़ावा देने के ग्रामीण क्षेत्र आगे बढ़ेंगे।
इससे न सिर्फ कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि लाखों की संख्या में नए रोजगार भी पैदा हो सकेंगे। पीएम ने कहा कि बैंकों के दम पर ही आत्मनिर्भर भारत का अभियान पूरा हो सकता है। हम इन क्षेत्रों के विकास के साथ दुनिया के चैंपियन प्लेयर बन सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतगणना से पहले ईवीएम में धांधली का लगाया आरोप, एग्जिट पोल पर उठाए गंभीर सवाल। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की मतगणना पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी की जीत की भविष्यवाणी को भी इसी साजिश का एक हिस्सा बताया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकार वार्ता कर कहा कि यह लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है और अब बदलाव के लिए क्रांति करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों व किसानों से अपील करता हूं कि वोट दिया है तो वोट बचाने की भी जिम्मेदारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 10 मार्च को होने वाली मतगणना से पहले भाजपा पर ईवीएम में धांधली के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वाराणसी, बरेली व सोनभद्र में ईवीएम का मतपत्र पकड़े जा चुके हैं। भाजपा ईवीएम के जरिए वोटों को चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग को वाराणसी डीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा व उसके सहयोगी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर संबंधित मामलों की कार्रवाई की मांग की है।